आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। नाम है सेंटर ऑफ मास। नाम तो सुना होगा, सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर सेंटर मास क्यों पढ़ाएंगे? थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो मैं आपको न्यूटन्स लॉ ढंग से समझा पाऊंगा। मैं बोला था ना, न्यूटन्स लॉ का मिस इंटरप्रिटेशन होता है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है। तो सही इंटरप्रिटेशन के लिए हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा जानना है। क्या है वो सेंटर ऑफ मास? नाम से ही पता चल रहा है। टॉपिक का नाम हुआ सेंटर ऑफ मास। ये आर्टिकल आपको बड़ा मजा आएगा और ये प्रीवियस आर्टिकल जैसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स कंपोनेंट वो सब कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ें। और इतना बड़ा लिखने में मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है। मैं इसको लिखूंगा COM। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, लेकिन उससे कुछ फीलिंग में नहीं आता। फील करना चीज़ क्या है सेंटर ऑफ मास। तो बाय डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ ए बॉडी इज अस्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड। कुछ भी समझ में नहीं आया। ये पेन का मास है, कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम कहेंगे ये सारे पेन का सारा मास एक जगह कंसेंट्रेटेड है, जिस पॉइंट में उसको कहेंगे सेंटर ऑफ मास। कहाँ पर कंसेंट्रेटेड है वो मालूम नहीं। देखेंगे, डेफिनेशन से चलते हैं। सेंटर ऑफ मास of a body is defined as the point where total mass of the body can be assumed to be concentrated, can be assumed to be total mass of the body can be assumed to be concentrated, ऐसा एक पॉइंट जहाँ पर सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड है हम मान सकते हैं। हम कहेंगे कि मान लो ये पेन का मास 50 ग्राम है, हम ये पॉइंट में पूरा 50 ग्राम है, बाकी जगह कुछ नहीं, ऐसे सोच सकते हैं। वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। लेकिन वो पॉइंट कौन सा है जानने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट देन सबसे इजियर मेथड जो आपको आसान लगेगा वो वाला मेथड लेता हूँ। दूसरा डेफिनेशन आपको मदद करेगा। इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, the center of mass is at the center of gravity। सर ये क्या बात हुआ? सेंटर मास कहाँ है? जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं? हम कहेंगे इसको अर्थ खींच रहा है। ये मास है, उसको अर्थ खींच रहा है। कहाँ पे खींच रहा है? यहाँ पे भी खींच रहा है, यहाँ पे भी खींच रहा है, हर जगह खींच रहा है। सारा फोर्स को मिला के एक फोर्स आ रहा है, इसका वेट कहाँ पे आ रहा है? Where the weight is acting, wherever the weight is acting, that is center of gravity. Are you getting? Yes sir. और कोई यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब हर जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है। यहाँ पर हर जगह बराबर है। जबकि नॉर्थ पोल में साउथ पोल में बराबर नहीं है, सॉरी नॉर्थ पोल और इक्वेटर में बराबर नहीं है। कुछ हाइट चले जाओ तो बहुत सन पे मून पे बराबर नहीं, अर्थ पे मून पे बराबर नहीं। अगर हर जगह वैल्यू बराबर है किसका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g। तो जैसे अभी है यहाँ पर तुम्हारा सेक्टर 1 में जाओ, सेक्टर 3 में जाओ, NIT में जाओ, कहीं भी जाओ, g का वैल्यू तो वही है। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। ऐसा एक फील्ड में जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब जहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, वहीं पे सेंटर ऑफ मास है। अगर कहेंगे सारा का सारा मास यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है तो सारा वेट भी तो यहीं पे आ रहा होगा। लेकिन इससे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। किसी को पूछो राम के घर कहाँ है? शाम के घर के सामने। शाम के घर कहाँ है? राम के घर के सामने। दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। कुछ मिला? सेंटर मास कहाँ है? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? एट द सेंटर ऑफ मास। दोनों का है एक ही जगह है। कुछ पता मिला इसमें से? कुछ नहीं मिला।
तो हमें पता ही करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका हमारे पास है, फिजिकली हम लोग फील कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे। चलिए सोचते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ये पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है उसका कौन सा पॉइंट में उसका वेट एक्ट कर रहा है। अर्थ इज पुलिंग हियर 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 हियर, एवरीवेयर इट इज पुलिंग। वी हैव टू फाइंड आउट ए स्पेसिफिक पॉइंट where the total force is assumed to be concentrated, you say the weight is acting here, ऐसे करके कहेंगे। कहाँ पे एक्ट कर रहा है मालूम नहीं है, कहाँ पर एक्ट कर रहा है। सोचो मैं पेन को ऐसे रखूंगा और हाथ छोड़ दूंगा तो रहेगा क्या, गिर जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसे रखूंगा और ये पेन ऐसे रखने के बाद पता चला रह गया, क्या मतलब है? मतलब नेट फोर्स ऑन द पेन इज जीरो, इट इज इन इक्विलिब्रियम। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? एक तो वेट, एक है वेट, दूसरा है द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ माय फिंगर्स। दो फोर्स है और बॉडी रेस्ट में है, मतलब नेट फोर्स कितना है? जीरो। दो फोर्स है बॉडी रेस्ट में, मतलब दोनों फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ दे मस्ट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। मैं बताया था नहीं? तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ पे आ रहा है तो वेट भी यहाँ पे ही आ रहा होगा। क्या कोई बॉडी के ऊपर दो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोगे तो रेस्ट में रहेगा क्या? इधर दे दिया 10 न्यूटन, इधर दे दिया 10 न्यूटन, रेस्ट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। दोनों अगर सेम लाइन पे रहेंगे तभी ये रेस्ट में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मेरे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में weight of the pen and the normal reaction of my fingers both are equal and opposite, that's why it is at rest and they must be acting along the same line। मतलब मेरा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो वेट भी यहीं पे आ रहा होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पेन का कहाँ है? यहाँ है। जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर सेंटर ऑफ मास, मतलब ये पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ है। क्या फीलिंग में आ रहा है? तो पेन का सेंटर ऑफ मास जानना आसान हो गया हमारे लिए। कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पता, सेंटर ऑफ मास अगर पता करना है तो पहले ढूंढो कि उस बॉडी को, जैसे ये पेन है, बहुत ही, ये बॉटल है, ये बहुत ही एक इराटिक शेप का है, ढूंढो एक पॉइंट जहाँ पर इसको हम रेस्ट में रख सकते। नहीं रह रहा है, ये रखे तो यहाँ पे रखे तो यहाँ पे रखे तो कोई एक जगह मिलेगा जहाँ तो रहेगा ये रख, ऐसे गिर रहा है थोड़ा, हाँ थोड़ा ब्लॉट कर दी, चलो ठीक है। अब मतलब सेंटर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है तो वेट भी यहीं पे आ रहा होगा। मतलब ये जो बोतल है इसका सेंटर ऑफ मास मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन, दिस पॉइंट। तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना आपके लिए आसान हो गया। फाइंड आउट ए पॉइंट वेयर इट कैन बी सिंगल सपोर्टेड, जहां पर इसको सिंगल सपोर्ट देके रख सकते हैं, उस पॉइंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी पॉइंट में सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास जानने का एक आसान तरीका मिला आपको। चलिए ठीक है, तो क्या मिला? फिजिकली हम कैसे पता करेंगे? पॉइंट नंबर 3 में कहेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बराबर चीज हो गए ना, क्योंक't उन्हें यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड दे द सेम। इज लोकेटेड कहां पे? एट a point where the body can be held in equilibrium by a single support। क्या बात समझ में आ रहा है? जहाँ पे विथ सिंगल सपोर्ट यू कैन होल्ड इट, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर ये कोई रेगुलर बॉडी है तो जैसे फॉर अ नोन रेगुलर बॉडीज इट इज एट the geometric center। It is मतलब center of mass is COM is at geometric center। जैसे कोई कहेगा कि सपोज हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, बताओ इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेगा? इतना तो आप गेस कर सकते हो। प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, कहाँ मिलेगा?
रेक्टेंगुलर प्लेट को सिंगल सपोर्ट देके रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सेंटर में ना, जियोमेट्रिक सेंटर में। जियोमेट्रिक सेंटर मतलब आपको क्या करना है? ये यू गॉट इट, यू गॉट इट। दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे होगा आपका ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये अगर ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक डिस्क है एंड दिस डिस्क इज, ये डिस्क है, इसका कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली एट दी जियोमेट्रिक सेंटर। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लेट है। ये ट्रायंगुलर प्लेट का कहाँ मिलेगा? इट द जियोमेट्रिक सेंटर। जियोमेट्रिक सेंटर कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। यस, यू नो इट। तो आपको क्या करना है? करना ये है कि यहाँ से इसका मिड पॉइंट को जोड़ो, यहाँ से इसका मिड पॉइंट को जोड़ो, तीसरे को जोड़ने की जरूरत नहीं, तीसरा उसी से ही जाएगा। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग। क्या बात समझ में आ रहा है? तो रेगुलर बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास जानना आपको कोई मुश्किल की बात नहीं है। मुश्किल तो तब होगा जब कोई बॉडी कोई इरेगुलर शेप का हुआ ऐसा ऐसा है, तो फिर बताओ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे करें? पॉइंट नंबर 5, कोई इरेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है ना? तो सोचो रेगुलर शेप है तो कहाँ है? पहले बता दिए कि एट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर एट द सेम पोजीशन। दूसरा बताए इट इज अ पॉइंट वेयर द बॉडी कैन बी सिंगल सपोर्टेड। सिंगल सपोर्ट देके इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तीसरा देखें फॉर रेगुलर शेप बॉडीज इट इज द जियोमेट्रिक सेंटर। चौथा देख रहे हैं कि सपोज हम जियोमेट्रिक सेंटर नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, सपोजिंग सोचो कि हमारे पास ऐसा शेप का कोई एक बॉडी है जिसका शेप के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और ये जो बॉडी है, ये बॉडी, इसको हम क्या करते हैं? इसका सेंटर मास पता करना है। इरेगुलर शेप का है तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ले लेता हूँ ऐसे, दूसरा रख देता हूँ। अब ये जो पहला बॉडी है इसको मैं क्या करता हूँ, किसी एक पॉइंट से इसे झुला दिया। सपोज आई सस्पेंड इट लाइक दिस। अब ये झूल रहा है, पक्का झूलेगा। अब ये क्यों झूल रहा है, क्यों रेस्ट में? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। क्या क्या फोर्सेस है इसके ऊपर? एक तो हुआ उसका टेंशन, दूसरा हो गया उसका वेट। दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। नॉट ओनली दैट, दे मस्ट बी अलोंग द सेम लाइन। इसका मतलब हमें मालूम नहीं है वेयर द वेट इज एक्टिंग, बट आई एम डैम श्योर द वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर अलोंग दिस लाइन। ये लाइन पे ही तो चल रहा होगा, है कि नहीं? तो आई डोंट नो वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट मे बी हियर 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 हियर, कहीं भी, बट इट मस्ट बी एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। लेकिन इतने में से पता नहीं चला कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस बॉडी को इस पोजीशन से झुला दिया। कौन सा पोजीशन से? पोजीशन ए से, पोजीशन ओ से झुला दिया। आई सस्पेंड इट फ्रॉम पोजीशन ओ एंड आई ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। फिर मैं क्या किया, फिर इसको लेके आया और ये जो वर्टिकल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, ऐसे पेंसिल लगा के सीधे इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या किया, इसको ले लिया ऐसे, ये हो गया दूसरा। थोड़ा कंबाइन करवा देते हैं। अब इसका कॉपी ले आओ इधर, और मैं क्या किया, अभी इसको यहाँ पर सस्पेंड करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूसरे पॉइंट से सस्पेंड कर देता हूँ। सपोज आई सस्पेंड इट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दूसरा पॉइंट पी। अब ये कुछ ऐसे रहेगा। फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी समवेयर अलोंग दिस लाइन, है कि नहीं? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ऑन दिस लाइन एज वेल एज ऑन दिस लाइन, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होगा। तो कोई भी अगर इरेगुलर शेप बॉडी है उसको दो अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड कर दो, दोनों पॉइंट से वर्टिकल्स ड्रॉ करो, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हमें समझ में आया, इसको हम लोग थोड़ा अपने तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट
point of intersection of verticals drawn from two different points of suspension। क्या बात समझ में आया? दो अलग अलग पॉइंट से हम बॉडी को सस्पेंड किए और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए और जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पे हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आया? यस सर। फीलिंग में आ रहा ना? यस सर। अच्छा सोचो और बताओ, क्या ये जरूरी है कि हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होगा? जैसे सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक एल शेप का स्केल को मैं झुलाया, जैसे एल शेप का स्केल को मैं झुलाया हूं। I suspend it like this। क्या ये ऐसे झुल के नहीं रहेगा? ऐसे ही रहेगा। What do you think? इसको झुला करेंगे, ये लंबा है तो ये थोड़ा ऐसे पुश करके रहेगा, है कि नहीं? और अगर इसको किसी एक दूसरे पॉइंट से मान लो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आई ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस, तो सेंटर ऑफ मास में भी समवेयर ऑन दिस लाइन। अगर किसी एक दूसरे पॉइंट से झुला देंगे तो दे मे इंटरसेक्ट समवेयर हियर ऑन दिस लाइन। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इस बॉडी पे नहीं है, समवेयर हियर है। बढ़िया से हजम नहीं हुआ। दूसरा तरीका, चलो सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, एक रिंग है। ये रिंग का सेंटर मास कहाँ है? हम क्या करेंगे, इसको किसी एक पेपर के ऊपर चिपका देंगे जिसका मास कुछ नहीं है। मान लो कि एक पेपर के ऊपर रिंग को चिपका दिया ना, ये होल्ड द पेपर, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दूंगा तो रहेगा इक्विलिब्रियम में। सोच के बताओ तो, ये किसी एक पेपर के ऊपर ऐसे चिपकाया हुआ है, मैं नीचे से सपोर्ट देके उसको रखूंगा, जहां पर सिंगल सपोर्ट में रहेगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, वही वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट कहाँ होगा गेस कर रहे हो आपको? क्या वो पॉइंट, ये पॉइंट 1 में होगा या 1 से नीचे होगा? तो व्हाट यू फाइंड, दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट इनसाइड द बॉडी, इट इज आउटसाइड। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी इनसाइड। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि ये कोई एक डिस्क है और डिस्क विथ ए होल, और ये जो डिस्क है, ये डिस्क को मैंने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहूंगा, कहाँ मिलेगा? होल पे ही मिलेगा। इट इज नॉट इनसाइड द मटेरियल ऑफ द डिस्क। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट नेसेसरली इन द मटेरियल ऑफ द डिस्क, इट मे बी आउटसाइड आल्सो। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्लू है। क्या आप अपना सेंटर ऑफ मास को फील कर सकते हो? मेरा सेंटर ऑफ मास है कि नहीं? क्या मैं अपना सेंटर ऑफ मास बाहर निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकते। हाँ सर, फाड़ के निकाल नहीं। पोल लेंगे तो? अरे पोलो छोड़ो गोरी, मैं अगर ऐसे अपने आप को बेंड कर देता हूं तो ओहो, मैं अगर अपने आप को ऐसे बेंड कर दिया तो हाँ सेंटर में यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आई कैन ब्रिंग माई सेंटर मास आउट। इसलिए किसी के सामने ज्यादा नहीं झुकना चाहिए। अगर वो लेके भाग गया तो तुम्हारा सारा मास जहां पर कंसंट्रेटेड था लेके भाग गया, घर में जाके बोलोगे मम्मी मम्मी मेरा सारा मास ले लिया। है कि नहीं? क्या फीलिंग में आ रहा है? यू कैन ब्रिंग योर सेंटर मास आउट ऑल्सो। बाबा रामदेव तो ही सिखाते हैं, है कि नहीं? सेंटर मास इन, सेंटर मास आउट। नहीं, वो ब्रीद इन ब्रीद आउट बोलते हैं, अलग है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर मास हैज टू बी इनसाइड द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो। है? चलिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेंटर ऑफ मास of a body may be
आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो, मे बी आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सोचो तो, अगर आपको फीलिंग में आ रहा है, मैं आपको दो फिगर दिखा रहा हूं। एक हुआ ये, दूसरा हुआ, मैं फिगर बदलता हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ योर क्लैरिटी। दूसरा फिगर हुआ ये। अच्छा, इनमें से कौन सा बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में खड़ा है टेबल के ऊपर? 1 और 2? 1 क्यों नहीं खड़ा होगा? 1 क्यों नहीं खड़ा होगा? क्या होगा? ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? उसका सेंटर ऑफ मास बाहर है। बाहर है की बात नहीं है। देखो देखो, इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? हेवियर मास के पास कि लाइटर मास के पास? वो सोचना है। चलो सोचते हैं। सपोज ये पेन है, ये एक यूनिफॉर्म पेन है, पूरा यूनिफॉर्म है। अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबा है तो इधर 5 सेंटीमीटर रहेगा, इधर 5 सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आ रहा है? फॉर रेगुलर बॉडी इज द सेंटर, ज्योमेट्री सेंटर। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक 10 ग्राम का वेट रखें, इधर एक 5 ग्राम का वेट रखें, तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा सिस्टम का सेंटर में रहेगा क्या? कहाँ पर रखने से इक्विलिब्रियम में रहेगा? 10 ग्राम के पास कि 5 ग्राम के पास? That means center of mass of the entire system is close to the heavier mass. है कि नहीं? फील कर रहे हो? ये 10 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, तो hold it in equilibrium with a single support. I have to support it close to the 10 ग्राम. है कि नहीं? मतलब जहाँ पर heavier mass है वहाँ पर center of gravity उसके पास रहता है। एक मोटा आदमी खड़ा है, एक पतला आदमी खड़ा है, पूरा सिस्टम का सेंटर मास किसके पास है? मोटे के पास कि पतले के पास? मोटे के पास। अब ये जो है फिगर, ये एक बड़ा मास है, ये एक छोटा मास है, तो बड़े के पास होगा सेंटर मास, तो सेंटर मास कहीं होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कहीं है, तो इसका वेट भी यहीं एक्ट कर रहा होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ एक्ट करेगा। दे मे बी इक्वल एंड ऑपोजिट, वी डोंट नो, बट कैन दे बी अलोंग द सेम लाइन? हो नहीं सकता। लेकिन इस केस में जहां भी ये एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन वहीं पे उसको काउंटर कर सकता है। सो दिस कैन बी अ पॉसिबल केस ऑफ इक्विलिब्रियम, बट दिस कैन नॉट बी। फील कर रहे हो ना चीजों को? यस सर। तो हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस, पॉइंट नंबर 7 में लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ masses is always close to the heavier mass. सिस्टम ऑफ 2 masses लिखते हैं तो बढ़िया रहेगा, आपको समझने में आसान होगा। सिस्टम ऑफ 2 masses is always close to the heavier mass. क्या बात समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं ये आदमी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं था, चलो उसको छोटा कर दिया, ये आदमी को भगा दिया। और हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है। जैसे हम कहेंगे कि सपोज एक डंडा रखा हुआ है और ये डंडे पे यहाँ पे रखा है कुछ समथिंग लाइक 10 kg और इधर रखा है 2 kg। आई वॉन्ट टू गिव इट अ सपोर्ट। कहाँ पर सपोर्ट देने से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा मैं जानना चाहता हूँ। कौन सा सपोर्ट इसको इक्विलिब्रियम में रखेगा? चाहे ए, वहाँ क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ, बी, कुछ लोग गेस कर लिए सी ही होगा, है कि नहीं? सी। कहाँ पे सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा? सी। बिकॉज सेंटर मास हैज टू बी क्लोज टू द हेवियर मास। ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, बढ़िया है, मस्त समझ रहे हो तुम लोग। पॉइंट नंबर 8। चैप्टर तो डिफिकल्ट नहीं है, कितना इजी है, लेकिन देखो इसके अंदर कितने राज छुपा हुआ है, इसलिए तो पढ़ा रहे। पूरा न्यूटन्स लॉ इसके बलबूते पर चलेगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 8। अभी
कोई एक सिस्टम है, ये सेंटर ऑफ मास में सपोर्ट दिया हूँ और ये इक्विलिब्रियम में है। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और मास ला के रख देता हूँ तो ये क्या सेम पॉइंट में सेंटर ऑफ मास रहेगा? किधर जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स द एडेड मास और अवे फ्रॉम द एडेड मास। क्योंकि यहाँ पर अगर 10 ग्राम रख दिया फिर भी इक्विलिब्रियम में रखना है तो थोड़ा इसको इधर लाना पड़ेगा, तभी जाके रहेगा। इसका मतलब जब भी हम किसी सिस्टम में और कुछ मास ऐड कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एडेड मास। समझ में आया क्या? सिमिलरली अगर मान लो ये पेन अभी रेस्ट में है, उसका एक हिस्सा काट के निकाल दिया तो क्या ये रेस्ट में रहेगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा? मेरे को थोड़ा हाथ को इधर हटाना पड़ेगा। सो व्हेनेवर एनी मास इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास मूव्स अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे व्हेनेवर any mass is added to a system, of masses, the center of mass shifts towards the added mass. क्या बात समझ में आया? And whenever any mass is removed from a system, of masses, the center of mass shifts away from. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जो आप जानते हो वही लिख रहा हूँ ताकि इमेजिन कर पाओगे। ठीक है? ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये है हमारा वाई एक्सिस, यू नो, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। सपोज आई हैव ए स्क्वायर प्लेट। ये एक स्क्वायर प्लेट है, मतलब स्क्वायर प्लेट है। ये जो स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट का दिया गया है कि ये स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ऑब्वियसली तो ओरिजिन फिगर से दिख रहा है। बट दिस स्क्वायर प्लेट हैज गॉट, सपोज दिस स्क्वायर प्लेट हैज गॉट ए होल इन इट। इसमें एक होल है। अब ये स्क्वायर प्लेट में एक होल कर दिया गया है, ठीक है? अब ये स्क्वायर प्लेट में एक होल कर दिया गया है। Are you able to see? Yes. Now you know in this coordinate system, this is called first quadrant, this is called second quadrant, this is called third and this is the fourth quadrant. क्या बता सकते हो ये स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कौन सा क्वाड्रेंट में है? क्योंकि नहीं होता तो यहाँ पे होता, निकाल दिए तो हट जाएगा इधर। सेंटर ऑफ मास मस्ट बी समवेयर। कितना मस्त समझ रहे हो तुम लोग? इट मस्ट बी समवेयर हियर। क्या बात समझ में आ रहा है? ये सारा चीज मुझे न्यूमेरिकल करने के लिए जरूरत पड़ेगा। सो व्हेनेवर एनी मास इज रिमूव्ड, यू से सेंटर मास शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। पहले तो था यहाँ पे, क्या होगा? क्योंकि मैं यहाँ पे होल किया हूँ तो इधर को शिफ्ट किया, यहाँ पे होल किया होता तो इधर को शिफ्ट करता। क्या बात समझ में आ रहा है? बढ़िया है। और इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए होल, अगर मैं यहाँ पर एक 1 रुपये का कॉइन रख देता तो समझ में आ रहा है? बढ़िया, मस्त। आगे पॉइंट नंबर 9। तो ये तो था फिजिकली हाउ टू इंटरप्रेट एंड थिंक वेयर द सेंटर ऑफ मास इज एग्जिस्टिंग, इट इज को एग्जिस्टिंग विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो हम पता कर लिए। लेकिन मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? फिगर में कॉपी में एक डायग्राम दिया है, बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ, तो उसमें तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट ए फिजिकल बॉडी विथ यू। तो मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो समझो पहले, सपोजिंग हमारे पास ऐसा कोई एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सेंटर ऑफ मास कोई एक पॉइंट है, किसी पॉइंट को कहाँ है बताना, मतलब उसका एड्रेस बताना है, मतलब कोऑर्डिनेट बताना है। कोई बताएगा कहाँ है तो यहाँ बताना, ठीक है। अदरवाइज हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट बता देंगे तो काम बन गया। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस।
वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें पता चलना चाहिए कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास किसी एक एक्सिस से कितना दूर पे है, कैसे पता करते हैं? तो वाई एक्सिस से कितना दूर पे है पता कर देंगे, एक्स एक्सिस से कितना दूर पे है पता कर लेंगे, फिर उसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो इन जनरल हमें क्या चाहिए? कोई एक बॉडी दिया गया है, उसका सेंटर ऑफ मास किसी एक लाइन से कितना दूर पे है, ये जानने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। नाउ व्हाट वी वांट टू नो इज टू नो द सेंटर ऑफ मास एंड वेयर इट इज, व्हाट डिस्टेंस इट इज फ्रॉम दिस लाइन। ये अगर सीख जाएंगे तो वाई एक्सिस से कितना दूर पे निकाल देंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक्स एक्सिस से कितना दूर पे निकाल देंगे वो वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्यों जोरदार? कहाँ चले गए थे? बीच बीच में चले जाती है। शरीर यहाँ, आत्मा कहाँ? मंजूली का। तो अब कैसे पता करेंगे? आई वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम दिस लाइन ए बी। ये लाइन, कोई भी एक लाइन दे दिया तो ऐसा एक लाइन दे दिया, बताओ कहाँ है सेंटर ऑफ मास, यहाँ से कितने दूर पे? पता करने का तरीका हमें कैसे करना है? लेट अस सी। तरीका ये है कि पहले आप इसको टुकड़े टुकड़े करो, ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है। आई कैन ब्रेक इट इनटू स्मॉल सर्कल्स, आई कैन स्मॉल स्क्वायर्स, स्मॉल रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल का भी सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो यू फर्स्ट ब्रेक इट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सेक्शंस। ऐसा सेक्शन में कि हर सेक्शन का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है। नॉट नेसेसरली स्मॉल सेक्शन, बिग सेक्शन भी कर सकते हो। मैं दो छोटे छोटे ले लिया, एक बड़ा वाला ले लिया, एक छोटा वाला ले लिया, ऐसे करके अलग अलग सेक्शन में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूरा जोन को, पूरा एरिया को ऐसे ढेर सारे फिगर से मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ? भर दिया। चलो ये जो है, चलो मानते हैं कि इसका मास है m1, कुछ तो होगा। चलो मानते हैं कि इसका मास है m2 और इसका मास है m3, ऐसे करके हर एक का कुछ कुछ मास है। चलो निकालते हैं हर एक मास का सेंटर का डिस्टेंस, यहाँ से m1 का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, क्योंकि m1 हम अपनी मर्जी से लिए हैं। I know where is its center of mass. I can find out the distance of center of mass from this line. Call this edge, suppose x1. x1 क्या है? Distance of center of mass of m1. Yes. It is distance of center of mass of m1. समझ में? फिर m2 के लिए वही कुछ करेंगे। m2 के लिए, m2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे। यहाँ से चलो हम पता कर लेते हैं कि m2 का सेंटर ऑफ मास इस लाइन से कितना दूर पे है। लाइक दिस, इट इज x2 सपोज। सिमिलरली ये जो मास है कौन? ये वाला। चलो ये मास है m3, ये m2 था और ये m3 था, तो इसको हम x3 लिखेंगे, इसको x3 लिखेंगे। और इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ है। चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस इज समथिंग लाइक x2, ऐसे करके हर एक नोन मास का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। कितने ढेर से मास मिलेंगे? इरेगुलरिटी देख के पता चल रहा है कि ढेर सारे मिलेंगे। कोने कोने में छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। अगर हर एक मास का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से हम पता कर पाए तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा फ्रॉम दिस एक्सिस। ठीक है, क्या कहेंगे? तो डिस्टेंस ऑफ center of mass of a body or system of masses from an axis is given by capital X. X यहां से इस बॉडी का सेंटर मास का डिस्टेंस कितना है निकालने का फॉर्मूला हुआ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे करके जोड़ो। मतलब हर एक मास का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस को पता करो फ्रॉम द लाइन। ठीक है, और फिर ऐसे करके निकाल दो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। इसको हम लोग मैथमेटिकली सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं मालूम है? ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। दिस साइन इज फॉर समेशन।
समझ में आ रहा है? mi xi मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन। समझ में आया? मतलब इसका मतलब ये है, इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। तो नीचे वाला हिस्सा क्या दे रहा है? टोटल मास। इट इज नथिंग बट द टोटल मास। अब चाहो तो टोटल मास लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। क्या बात समझ में आया? m1 m2 m3 m4 सबको जोड़ देंगे तो टोटल मास ही तो मिलेगा। हाँ हाँ सर, फॉर्मूला तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में चाहिए। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास is given by the formula summation of mi xi by summation of mi। इसमें xi क्या था? It was in fact displacement था। मैं डिस्टेंस बार बार बोल रहा था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi from the axis। x1 क्या था? m1 का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। x2 क्या था? m2 का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इधर से लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, उधर से होगा तो नेगेटिव लेंगे। Are you getting? Yes, sir. जैसे हम कहेंगे कि ये है लाइन, यहाँ पर कोई मास है m1, तो इसके लिए ये दिया है 2 सेंटीमीटर, और ये कोई दूसरा मास है m2 और ये दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे m1 के लिए x1 कितना है? 2, m2 के लिए x2 कितना है? -3। -3। समझ में आ रहा है? हाँ, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम दी एक्सिस, फ्रॉम दी एक्सिस। यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। हाँ हाँ कर रहे हो कि समझ में भी आ रहा है? तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम कहेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे, आपको जरूरत पड़ेगा। तो आप कहोगे हियर x1 इज 2 सेंटीमीटर जबकि x2 इज -3 सेंटीमीटर। वाई सो? बिकॉज दिस डिस्टेंस है सर। x2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम द एक्सिस। दैट इज नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. बुक में डिस्टेंस लिखा है तो हम लोग भी गलत आदत में रह जाते हैं इसे करते करते। इनफैक्ट ये डिस्प्लेसमेंट है, बुक में डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लेते रहता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। अभी समझ में आया? तो सेंटर मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको मेजर कर सकते हैं। सेंटर मास को मेजर क्या करना है? लोकेशन है, आपका घर का एड्रेस कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? सेंटर मास का लोकेशन इज एड्रेस ओनली, इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। उसका कोई यूनिट है क्या? नहीं। कहाँ है? बस वहाँ है। ये पेन अभी कहाँ है? जो डेफिनेशन इसको समझाएगा, क्या वो डेफिनेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, वो यहाँ है। हाँ 2 मीटर दूरी पे है कहेंगे तो हो गया अलग बात, ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास से पॉइंट, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको मेजर नहीं करना है ना? अच्छा, तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? तो ये फॉर्मूला को यूज करना पहले सीखते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोई एक मास है यहाँ पे, चलो मानते हैं कि 2 kg का मास है, और यहाँ पे कोई एक 3 kg का मास है, और यहाँ पे कोई एक 5 kg का मास है, और दिया गया है कि ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस भी दिया गया है और ये डिस्टेंस भी दिया गया है। सपोज दिया गया है कि ये है समथिंग लाइक 6 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है समथिंग लाइक से इट इज 8 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर।
अगर मैं तीनों मास को किसी पेपर के ऊपर चिपका देता हूँ, कहाँ पे सपोर्ट दूंगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। कोई पूछा है, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 मासेस, किसका 2, 3, 5 फ्रॉम द लाइन ए बी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। Sir, 1.6. हो सकता है तुम्हारा आंसर सही है, मुझे मालूम नहीं, निकालेंगे। ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 masses from a B चलो पहले हम लिखते हैं M1 X1 M2 X2 वैल्यूज लिख देते हैं। M1 कितना है, M2 कितना है, X2 कितना है, M3 कितना है, X3 कितना है। पहले तो मैं पूछूंगा कि M1 कितना है, किसी को भी ले सकते हैं M1, किसी को M2, मैं 2 किसी को ले लिया। X1 क्या है बाय डेफिनेशन, वो तो 8 है, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 kg फ्रॉम लाइन ए बी। कितना है 8। M2 किसको ले लो, 5 kg को ले लो। थोड़ा इनको कलरफुल कर देते हैं, रंगीन जमाना है हमारा, है ना। हाँ सबको दिखेगा, यस। अब बताओ M2 कितना ले लिए, 5 kg। X2 कितना लेंगे, -6 because it is the displacement of center of mass of this from here। M3 बच गया कौन, 3 kg। और X3 सेंटीमीटर। क्या हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय द फॉर्मूला समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi xi, मतलब m1 x1 m2 x2 m3 m3 तीनों को जोड़ना है। m1 x1 2 into 8 प्लस m2 x2 5 into -6 है कि नहीं, 5 into -6 प्लस 3 into 10 बाय समेशन ऑफ mi क्या है 2 plus 5 plus 3 कितना आया भाई, इज इट कमिंग 1.6, मतलब पॉजिटिव आया, मतलब इधर को है, तो इधर को 1.6 सेंटीमीटर दूरी पे है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.6 सेंटीमीटर। ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन से इधर है 1.6 सेंटीमीटर दूरी पे। क्या बात समझ में आया? ऐसा दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको दे रहा हूं एक केस जिसमें ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और हमारे पास है 2 मासेस। ये है 3 kg का मास है और ये है 2 kg का मास है। दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है कहाँ पे, इट इज गिवन समवेयर एट समथिंग लाइक 2, 8, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है समथिंग लाइक से इट इज समथिंग लाइक 10, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहीं ना कहीं तो होगा, उसका कोऑर्डिनेट पता करना है। अच्छा बताओ तो जो सेंटर मास होगा कहाँ पे होगा, will it be along the line joining 3 and 2 or somewhere else? और किसके पास होगा अलग बात है, मैं पूछ रहा हूँ ये 2 मास रखें, सेंटर मास कौन से लाइन पे होगा, मैं आपको कुछ गेसिंग दे रहा हूँ। है जी, क्या ये इस लाइन में हो सकता, सॉरी, क्या ये इस लाइन में हो सकता है, क्या ये इस लाइन में हो सकता है, क्या ये इस लाइन में हो सकता है, ए बी सी में से कौन सा लाइन में हो सकता है, बी, ऑब्वियसली बी। समझ में तो आ रहा है क्योंकि आप फील कर रहे हो, इट मस्ट बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम।
and that too at the middle or close to 3 kg or close to 2 kg. Close to 3 kg. कुछ चीजें समझ में आ रहा ना धीरे धीरे. Without analytically you are able to follow that it has to be along the line joining 3 kg and 2 kg and somewhere close to 3 kg mass. चलिए ठीक है. हाँ उतना काफी नहीं है. क्वेश्चन और पूछ रहा है कि बताओ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है. तो ऐसा कहते हैं, लिखते हैं m1 करेस्पॉन्डिंग x1 करेस्पॉन्डिंग y1. m1 x1 y1 सब कुछ लिखते हैं. सिमिलरली m2 करेस्पॉन्डिंग x2 करेस्पॉन्डिंग y2. m1 को ले लिए 3 kg. x1 क्या है m1 का? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 kg फ्रॉम y एक्सिस. दैट इज कितना है? वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2. y1 क्या है? 8. m2 है 2 kg. x2 कितना है? x2 कितना है? 10. और y2 3. हो गया ना. हमें चाहिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. फॉर्मूला क्या लगाएंगे? समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi. 3 into 2 6 2 into 10 20 26 by 5.2. सबको समझ में आया? लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दो, सबको समझ में आ जाएगा. कि कैसे हुआ बाद में पूछोगे. अबे रुको तो, तुमको सेंटर मास का कोऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों चाहिए ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. अभी हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं. ये क्या हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 3 into 2 प्लस 2 into 10 by 3 plus 2 is 5.2. ये कौन सा हो गया? x कोऑर्डिनेट. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला लिखेंगे? समेशन ऑफ mi मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस yi बाय समेशन ऑफ mi. डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस को तो y कोऑर्डिनेट ही कहते हैं. यस सर. क्या लिखेंगे? m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2. यस सर. समझ में आ रहा है? देखो तुम लोग पकड़ ले रहे हो. इट इज 3 into 8 प्लस 2 into 3 by 3 plus 2 24 plus 6 is 30 by 5 is 6. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट कहाँ है? 5.2, 6. The coordinate of center of mass is somewhere here. ये है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 5.2, 6. ये है सेंटर ऑफ मास. क्या बात आपको समझ में आया? तो यू सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. अगर इसके जगह और भी एक दो इधर जोड़ देते तो क्या फर्क था? वही सही करते. तो अगर पॉइंट मासेज दिया हुआ है, सेंटर मास निकालना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है. लेकिन सपोज आपको पूछा गया कि बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसे रखा है, क्या कहते हैं, एक स्केल रखा है, तीन बार, और ये एक दूसरा 3 बार है, ये भी 3 बार है. दोनों बराबर मास बराबर लेंथ के हैं. दे आर कनेक्टेड लाइक दिस. 2 3 बार्स आर कनेक्टेड लाइक दिस. इसका भी मास m है और लेंथ l है. इसका भी मास m है और लेंथ l है. तो ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से क्या हाइट में है? व्हाट इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द T? मतलब इस T को समझ में आ रहा ना? 2 बार को ऐसे जोड़ दिए. अब इसको कहाँ पे सपोर्ट देंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा. जहां पे सपोर्ट देंगे वो नीचे से कितना दूर पे रहेगा? क्या बात समझ में आ रहा है? क्या कोई बॉडी का पोजीशन बदलने से उसका सेंटर मास का पोजीशन बदलता है? कैसे बदलेगा? अभी ये बॉडी का सेंटर मास यहाँ पे था, इसको इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं भी रखो, सेंटर मास ही रहेगा. हाँ, बॉडी का शेप बदल देंगे तो सेंटर मास बदलेगा. बाय चेंजिंग शेप सेंटर मास विल चेंज, बट बाय चेंजिंग पोजीशन सेंटर मास इज नॉट गोइंग टू चेंज. है कि नहीं? फील आ रहा है ना? हर चीज को लिखेंगे तो बहुत लंबा नोट हो जाएगा. क्यों जीविका? है ना? अब इसका सेंटर मास कहीं ना कहीं तो होगा. बताओ तो कहां पर होगा? लोअर एंड में, मिड पॉइंट में, अपर एंड में और सम अदर पॉइंट. फिर से पूछ रहा हूं, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? एट द लोअर एंड, एट द अपर एंड, एट द मिड पॉइंट और समवेयर एल्स? पूरा ऊपर एंड में, यहाँ पे
वहां पे रहेगा, सोचो टी है, इसको एक सिंगल सपोर्ट दोगे रहेगा, उधर नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, मतलब सेंटर से ऊपर, पूरा ऊपर, पूरा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, है कि नहीं? सोचने का दूसरा तरीका भी है, अगर ये ऊपर वाला डंडा नहीं होता, अकेला ये होता तो सेंटर में होता, यू हैव एडेड सम मास, तो सेंटर मास विल शिफ्ट होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो सेंटर मास ओवर हियर है। पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड। कैसे करें? गो बैक टू द फंडामेंटल डिस्कशन। कोई एक आर्बिट्रेरी इरेगुलर शेप का बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम करते क्या थे? पहले इसको टुकड़े टुकड़े करते थे, हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस को पता करते थे, फिर समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एम आई करते थे। जितना ज्यादा टुकड़ा करेंगे उतना बड़ा इक्वेशन बनेगा, है कि नहीं? जितना कम टुकड़ा करेंगे उतना आसान हो जाएगा। हम चाहे तो इसको टुकड़े टुकड़े करके 50 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मेरे को टुकड़ा करने के पीछे मकसद क्या था? ऐसा टुकड़ा बनाए कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम होगा। नहीं सोचो तो कम से कम कितना टुकड़ा करना पड़ेगा इसको जिसका सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है? 4। क्यों? ऊपर वाले को एक, नीचे वाले को एक कर देंगे तो ऊपर वाले का भी सेंटर ऑफ मास मालूम है, नीचे वाले को भी मालूम है नहीं? लेट अस कॉल दिस एज m1 जो कि m है, कॉल दिस एज m2 जो कि m है। तो यहाँ पर m1 क्या है? m है ना? क्या कोई बताएगा x1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम दी लाइन गिवन, जो लाइन से निकाल रहे हैं, फ्रॉम ग्राउंड पूछा है ना? तो कितना ये डिस्टेंस? L। m2 क्या है? m2 भी तो m है। और कोई x2 बताएगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम द लाइन L/2। यस यस यस, ये पकड़ में आना चाहिए। m2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये डिस्टेंस L/2। अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं इस t का। सर मेरे को L2 वाला पार्ट समझ नहीं आया। मेरे को भी नहीं आ रहा था जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे। तेरे मेरे में कितना मैच करता है नहीं? L/2 इसलिए होगा क्योंकि अरे जो x2 है भैया, वो x2 क्या है? क्या, किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 फ्रॉम द लाइन। m2 कौन है? ये है। समझ में आया? देखा, मेरे को भी समझ में तब आ गया था जब टीचर एक थप्पड़ मारे। हम तो मारते नहीं। तेरा मेरा केमिस्ट्री कितना मैच कर रहा है? फिजिक्स मैच करना चाहिए। हाँ। चलो हो गया। तो क्या बता सकते हो? डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास का क्या फॉर्मूला रहेगा? m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m2, जनरल फॉर्मूला है। क्या है ये? इट इज m into l प्लस m into l/2 बाई 2m। इज इट कमिंग आउट टू बी 3l/4? Yes, sir. मतलब नीचे से 3l/4 डिस्टेंस में मिलेगा सेंटर ऑफ मास। अगर ये T को इस पॉइंट में सपोर्ट देके रखेंगे तो रहेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बड़ा खतरनाक चीज है। हम लोग पढ़े थे स्यूडो फोर्स। व्हेनेवर अ बॉडी एक्सीलरेट्स एट रेट a, इट एक्सपीरियंसेस स्यूडो फोर्स ma इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। कहां पे एक्ट करता है? एट द सेंटर ऑफ मास। मतलब इसको अगर मूव करवाएंगे, जो स्यूडो फोर्स आएगा वो यहीं पे एक्ट करेगा उल्टा डायरेक्शन में। क्योंकि फोर्स के बारे में 3 चीज जानना बहुत जरूरी था: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए क्योंकि तुम लोग को दिया नहीं जबरदस्ती, है ना? कभी हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा ध्यान दिए क्या? नहीं दिए ना। वो तो लो लेवल में पढ़ाई कर रहे थे। कोई बॉडी को किसी एक इंक्लाइन प्लेन में ऐसे रखा गया है, क्या इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है? हाँ है। कहाँ है? नीचे जो समझ में आया, यहाँ 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 यहाँ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में कभी पढ़ा दिए? नहीं दिए। देते तो फंस जाते। वो तो हायर लेवल थिंकिंग है। इस बॉडी के केस में सेंटर नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पे आ रहा है, अगर इस थ्रेड को मैं थोड़ा और ऊपर उठा दूं तो नॉर्मल रिएक्शन वहीं पे नहीं होगा। ये थ्रेड को थोड़ा और नीचे ले आऊं, नॉर्मल रिएक्शन वहीं पे नहीं होगा, किसी दूसरी जगह पे होगा। थिंग्स विल चेंज। सर ऐसा होता है क्या? हम लोग तो हर केस में क्या करते थे? बीच में फोड़ दिया उसको। नहीं, खाली तुम नहीं, पूरा और क्लास, सारा टीचर्स।
अभी समझाऊंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। जैसे जैसे ये थ्रेड में ऊपर उठाऊंगा नॉर्मल रिएक्शन कैसे भाग रहा है आपको समझ में आने लगेगा। जानना चाहोगे? Yes, sir. ये जो बॉडी है इस बॉडी के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहे हैं? टेंशन, Tension. वेट, नॉर्मल रिएक्शन और बॉडी इक्विलिब्रियम में। Yes, sir. तीन फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या होना चाहिए? या तो उनको पैरेलल होना है या फिर कंकरेंट होना है। Yes, sir. अब देखो इसका वेट तो वर्टिकल होगा ही होगा, कोई सोचने की दोराय नहीं है। वेट मस्ट बी एक्टिंग हियर एंड एक्टिंग लाइक दिस, टेंशन इज लाइक दिस। तो अगर हम कहेंगे कि तीसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, दैट मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, दैट मींस सेंटर ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ऐसे है कि नहीं? रीडिंग। Yes. अगर ये थ्रेड को मैं यहां पर बांधने की बजाय यहां पर बांध देता तो भैया सोचो, तो फिर ये कैसे आता? ऐसे है कि नहीं? Yes, sir. चलो और थोड़ा ऊपर कर देते, भैया बोल रहे बाकी लोग तो हाँ ठीक है। हमारे ऐसा है, अगर मैं थ्रेड को यहाँ पे बांध देता तो फिर ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देखो तो वेट ये है, ये टेंशन ये है, देयर इंटरसेक्टिंग हियर। That means the normal reaction has to be somewhere here so that it will pass through that point. Are you getting? Yes, sir. As you move this also tense. मतलब इस केस में अगर एग्जैक्टली इसी जगह उंगली रखोगे ज्यादा दर्द होगा, इधर रखोगे ज्यादा दर्द नहीं होगा। जहां पर नॉर्मल रिएक्शन है उसी जगह एग्जैक्टली रखोगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट पेन। हर जगह बराबर पेन नहीं होगा। नीचे 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 उंगली करो तो सबसे ज्यादा पेन कहां पर होगा? जहां पर आप नॉर्मल रिएक्शन है। चलो हम लोग आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, वो तो धीरे धीरे तुम और बड़े हो जाओ और मैच्योर हो जाओ तो सीखोगे चीजों, है ना? फिजिक्स है भाई, हलवा थोड़ी। कोई बार लिया थोड़ा सा खा लिया आराम से मस्ती से, नहीं। लेकिन मैं सारा कंसेप्ट तुम लोगों को दिया हूँ, बैकग्राउंड दिया हूँ, उसको बाद में हम लोग डेवलप करेंगे। Yes, sir. अच्छा तो बात क्या कर रहे थे हम लोग अभी? ये सपोज आई चेंज द केस, आई से कि मैं केस बदल देता हूँ। सपोज आई से मेरे पास ऐसा शेप का कोई एक स्क्वायर प्लेट है जो दिखने में अतरंगी तो दिख रहा है लेकिन है सही चीज। इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करना है। I want to find out the coordinate of center of mass of this plate, square plate, और कहो कि ये जिसका हमने ये एक स्क्वायर प्लेट है। अब ये स्क्वायर प्लेट का एक हिस्सा निकल गया है। स्क्वायर प्लेट तो नहीं हिस्सा, देखो ऐसा एक प्लेट है। सपोज ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, और युविका को तो मालूम होगा कि नीचे वाला लेंथ कितना होगा? 12 होगा। तो ऐसा कोई एक स्क्वायर प्लेट है, ऐसा स्क्वायर नहीं सॉरी, ऐसा एक प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है, और आपको पता ये करना है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट। कहीं ना कहीं तो होगा, होगा कि नहीं होगा? यूनिफॉर्म प्लेट है, ठीक है ना? जो सेंटर मास कहीं ना कहीं होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। थोड़ा गेस करके बताओ तो, एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा कि वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा? सिमेट्रिकल बॉडी है, लाइन ऑफ सिमेट्री को देखो तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है बताओ तो? ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या आ गया? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? ये। क्या बताओगे आप कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी विल बी अबव दिस लाइन और बिलो दिस लाइन? ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है तो इसका इधर आधा है उधर आधा है तो बीच में ही रहेगा, है कि नहीं? और वन पार्ट इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर, इस पे रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास हैज टू बी समवेयर ऑन दिस लाइन। समवेयर ऑन दिस लाइन रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बराबर नहीं होगा क्या? क्योंकि ये भी एल है, ये भी एल है, बीच में जा रहा है, होगा कि नहीं होगा? तो अगर वो आपको पूछेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। देख के पता चल रहा है फ्रॉम द सिमेट्री एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हैज टू बी सेम। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही होगा वाई कोऑर्डिनेट।
क्या तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर हम ये सोचकर भी तो निकाल सकते हैं ना कि अगर पूरा स्क्वायर होता तो फिर बीच में होता और फिर एक पार्ट हटा दिया तो फिर इस तरफ वाला वेरी गुड, दैट वे यू शुड थिंक। फिर पूरा स्क्वायर होता तो यहाँ पे होता, ये हिस्सा निकाल दिया, थोड़ा इधर को सरक जाएगा, इधर होगा, ये भी समझ सकते हैं। तो हमको क्या पूछा गया फॉर द यूनिफॉर्म प्लेट, for the uniform plate find the coordinate of center of mass. सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो तरीका क्या कहता है, टुकड़े टुकड़े करो, ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर मास सबको मालूम हो जाए। 3 करेंगे, 5 करो, 10 करो, जितना करोगे उतना ज्यादा लिखना पड़ेगा। हम 2 करेंगे, काम निकल जाएगा मेरा। एक रेक्टेंगल। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा टुकड़ा करना है कि हर टुकड़ा का सेंटर मास मुझे मालूम है। 3 करोगे भी तो होगा, 2 करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर सी रहेगा ना। हाँ, अगर 3 करना चाहोगे भाई तो ये ऐसा रहेगा ना, 1 2 3, M1 X1 M2 X2 M3 X3 3 बार लिखना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसको ऐसे सोचूं, ऐसा बड़ा वाला छोटा वाला, या फिर ऐसा बड़ा वाला ऐसा छोटा वाला, कुछ भी सोच सकते हैं, मर्जी अपना है कि नहीं। अच्छा, तो चलो ऐसे कुछ करते हैं। मैं इसको ऐसा लेता हूं, आई कंसिडर दिस एज वन पार्ट एंड दिस इज अदर पार्ट। जो वन पार्ट है उसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। चलो हम कहते हैं कुछ मास वास वगैरह कुछ नहीं दिया, चलो इसको कहते हैं M1, इसको कहते हैं M2। और हमें इतना मालूम चल चुका है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। सॉल्यूशन की बात करें, M1 कितना है क्या मालूम, x1 मुझे मालूम है, x1 मालूम है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 फ्रॉम हियर। M2 कितना है मालूम नहीं है, लेकिन x2 ये यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? और ये यूनिफॉर्म प्लेट है, मासेस तो मालूम नहीं है ना। चलो मान लेते हैं कि ये M है, क्या गेस कर पाओगे M2 कितना होगा? 2m। सिंपल है, डबल है भाई उसका, तो ये 2m है। अब बन गया काम आपका, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी फाउंड, है कि नहीं। हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi, दैट इज इक्वल टू m इंटू l बाई 2 प्लस 2m इंटू l बाय 2m प्लस m। So it is 2.5 by 3 is 5 by 6, 5 by 6L, 5L by 6, Yes. and that is same as the y coordinate. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, 5L by 6 समझ रहे हो, ये L है, 5L by 6 मतलब थोड़ा सा कम, इधर से भी थोड़ा सा कम, मतलब यहाँ पे सरक गया इधर, क्यों? टुकड़ा को काट के निकाल दो। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, है ना इंटरेस्टिंग। तो कोई एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं। आप इसको 3 टुकड़ा करके भी कर सकते हैं, जैसे जुबिका बोल रही थी, मेक 3 पार्ट्स, M1 M2 M3 तीनों M होते हैं, फिर निकालते, वही निकलता। बट से 3 टुकड़ा करने से भी वो दोनों जो स्क्वायर जो नीचे हैं सेम उनका टू भी सेम सेम ही आएगा। यस यस यस, समझ में आ रहा? Yes. तो मैं आपको और एक कोचिंग दे सकता हूँ इसमें। ये एक छोटा प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, और ये एक बड़ा स्क्वायर प्लेट है। और पूछा गया है
कि बताओ भैया ये सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स का बड़े प्लेट के साथ छोटा चिपका हुआ है, इसका साइड लेंथ दिया है L, इसका दिया है 2L, और दिया है कि ये जो हमारा दो प्लेट है इनका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस AB से कितना है। टू प्लेट्स, दोनों प्लेट है और दोनों जो है वो क्या है कि ऐसा कुछ ये ऐसे जॉइंट है, ठीक है। द टू प्लेट्स, टू स्क्वायर प्लेट्स have same material and same thickness, दोनों का थिकनेस बराबर है, मोटाई। मतलब ये एल्युमिनियम का, ये भी एल्युमिनियम, ये जितना मोटा है उतना मोटा है। क्या हो गया इसमें? 3L/2 क्या? 3L डिस्टेंस। अच्छा, फाइंड distance of center of mass from AB। सॉरी बोलना अच्छी बात नहीं है। When a doctor says sorry, you go to hell. When a lawyer says sorry, you go to jail. When a student says sorry, she fail. है कि नहीं? तो AB से डिस्टेंस पता करना है हमको। मैं चलो इसको M1 कह देता हूँ, इसको M2 कह देता हूँ। मेरे को क्या है, M1 तो कुछ है क्या, X1 बता सकते हो? What is X1? X1 क्या था? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल मास ऑफ M1 फ्रॉम दी लाइन। नो, माइनस L/2, माइनस L/2, क्योंकि इधर M2 क्या है मालूम नहीं, बट X2 बताओ। X2 क्या होगा? L। अब M1 अगर M हुआ तो क्या कोई गेस करेगा M2 कितना होगा? 4M। सोचो, ये कितना एरिया है? L स्क्वायर, और ये 4L स्क्वायर, 4 गुना है तो कितना हो जाएगा? देखा युविका का दिमाग कैसे काम कर रहा है, समझ में आया क्या? बिकॉज द एरिया ऑफ द सेकंड वन इज 4 टाइम्स द अदर, है ना? तो अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना किस खेत की मूली है, कोई भी निकाल सकता है। m इंटू माइनस L/2 प्लस 4m इंटू L डिवाइडेड बाय क्या, 4m प्लस m, so it is coming out to be 3L/3.5 by 5, 7/10, 7L/10। सोनिका समझ में आया? तो ऐसे कोई भी केस देने से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग चीज पढ़ ली। अब कोई चीज मूव करेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करेगा। हम भागेंगे तो मेरा सेंटर ऑफ मास पीछे रह जाएगा क्या? वो भी तो भागेगा। कितना स्पीड में भागेगा? और ढेर सारे मासेस है, ये भी भाग रहा है, वो भी भाग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कितने स्पीड में भाग रहा है? पढ़ेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए इसको, ठीक है? तो न्यूटन लॉ आपको ढंग से समझ में आएगा कि न्यूटन जी क्यों महान है। ना ये बोल के कि कोई चीज रखा है जब तक धक्का नहीं दोगे वहीं पड़ा रहेगा। कौन बोले थे? महामहिम न्यूटन। जो स्कूल नहीं गया उसको भी मालूम है नहीं? स्टेटमेंट बीइंग सेम, इंटरप्रिटेशंस डिफर। एक टीचर बच्चों को सिखा रहे थे, क्लास में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो हरदम पान खाते थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट करते वक्त एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है? हाँ, पान नहीं खा। टेस्ट ट्यूब में क्या किए, एक केस में क्या किए, he kept some water in that. दूसरे में क्या किए, he took some alcohol. फिर लिए एक अर्थवर्म को, अर्थवर्म जानते हो ना, ऐसा होता है ना? अर्थवर्म देखे हो नहीं देखे हो? हाँ, उसको थ्रेड से बांध के झुलाया और इसको क्या किए, लेके आए, ऐसे पकड़ के
ऐसे लाए और इसमें डुबाए। काफी देर डुबाने के बाद जब बाहर निकाले दिखा कि हिल रहा है, मतलब जिंदा है। फिर इसके बाद इसको लाके इसमें डुबाए, फिर बाहर निकाले तो पता चला खत्म। वो बताना चाहते थे कि ये पानी में जी सकता है, अल्कोहल में नहीं, अल्कोहल खराब है। खुद तो पान खा रहे थे, कुछ बोले नहीं, खाली डेमोन्स्ट्रेट की। इसमें डुबाया, निकाले देखा हिल रहा है, इसमें डुबाया, निकाले देखा मर गया। फिर पान फेंके, फिर पूछे क्या समझे? ये लड़का समझा, बोला सर मैं समझ गया। क्या? डेली थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पीना चाहिए ताकि पेट में कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। समझ में? डेमोन्स्ट्रेशन बीइंग सेम, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट। तो समझ में आया कि कीड़ा मर जाएगा, लेकिन ये नहीं कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। बोले डेली थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, पेट में होंगे तो मर जाएंगे। समझ में? तो बात ऐसा ही होता है, हम लोग काफी चीजों को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इसका सही इंटरप्रिटेशन को हम लोग देखेंगे आगे आगे। अभी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम लोग देखेंगे, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखें, एक दो तो फंडामेंटल क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको। फिर उसके बाद देखेंगे हाउ दी सेंटर ऑफ मास मूव्स। मैं ये पेन को ऐसे उठा के फेंक दिया तो सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है आपको दिखाएगा, ताजुब हो जाओगे देख के। अच्छा सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, पेन को ऐसे फेंक देंगे तो घूमते हुए जाएगा, बट हाउ दी सेंटर ऑफ मास इज मूविंग। ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, हम देखेंगे वो सब चीज़ों को। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। सर आप कार्डबोर्ड आएंगे क्या? फिर पेन को उड़ाएंगे तो है? तुम लोगों का 2 क्लास है, कब? संडे तो है, मंडे को है, कितने बजे? मंडे को नहीं पता मेरा। मार देंगे थप्पड़ घूम के घूम। दूसरे ट्यूशन सर में बोला तो बोले तो तेरा मर्जी, अब दूसरे के जाओ कि पहले के पास जाओ। सर उनको बोले कि क्या टाइम है, ओवर टाइम। क्यों? तुम बोल रहा मेरा है, फिर तेरा मर्जी, इधर जाना उधर जाना। एक तरफ खिचड़ी बिक रहा है, दूसरी तरफ बिरयानी बिक रहा है, तुमको क्या खाना है? खाने जाना है। तो सर कितने बजे? कौन? मंडे? मंडे को 7:30 to 9 मॉर्निंग में, वो अच्छा रहेगा। अरे मंडे स्कूल छुट्टी है, जरूरत पड़ेगा तो ट्यूसडे भी कर लेंगे। तुम लोग कितने क्लास मिस किए हो? कितना क्लास मिस किए? 3 हफ्ता क्लास नहीं किया तुम लोग। 2-2 करके करेगी तो एक तो हफ्ता कवर होगा ना। अच्छा, जितने ज्यादा क्लास दोगे उतने ज्यादा पढ़ाएंगे ना। नहीं तो मेरा क्या सिलेबस है, मैं तो तुम लोग का सिलेबस को पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और नहीं तो उसी में रह जाओगे, खुश रह जाओगे। ये है वो है वो है, दूसरा ट्यूशन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहला में क्यों आए? और अगर लगता है कि दूसरा वाला ट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अटेंड दैट, माय वीडियोज आर बीइंग अपलोडेड, है कि नहीं? वो भी तो हो सकता है। डाउट कुछ नहीं आओ तो बता ही देंगे, इसमें क्या है। ठीक है, नाउ योर पेरेंट्स मस्ट बी वेटिंग। संडे को कितने बजे क्लास है हम लोग का? 11। तुम लोग 11 बजे आते नहीं हो, तुम कितने बजे आते हो? 11:10। क्यों? क्यों? ये बार हम लोग करेंगे क्या, 11 बजे पढ़ना शुरू करेंगे। लेट अस सफर टू कम फॉर 20 मिनट्स लेट। ठीक है, देखते हैं। दीपावली बढ़िया से मनाना, संडे मंडे कुछ मत करना, ट्यूसडे को है। ठीक है, टेक सम स्वीट्स एंड गिव सम पीपल, अच्छा लगेगा। और किसी के पीछे आग लगाने में जो मजा आता है। सब को पटाखा फोड़ते नहीं है ज्यादा। मजा नहीं आता। मजा नहीं आता ना, तो सारा फोड़ने में मजा आता है। हाँ, किसी का सर पे फोड़, यही गड़बड़ है। अच्छा ये जो, अच्छा ये हमारे लोग कहाँ गए? आर यू देयर ऑल एग्जिस्टिंग साइज? आज की क्लास समझ में आया? साई पद सार्थक समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. हाँ, तो संडे वी हैव क्लास एट 11, इफ यू कैन कम यू कम। और दूसरा हुआ कि मंडे ऑल्सो वी हैव क्लास 7:30। ओके, थैंक मी एंड लीव। Thank you, sir. वेलकम। धन्यवाद सर। क्या बोला? धन्यवाद। देखो, धन्यवाद। मतलब बाद में मिलेगा। ये तो पूरा रावण दिख रहा है। धन्यवाद खाएंगे। धन्यवाद में खाएंगे। धनिया खाओगे? धन्यवाद में खाएंगे। धन्यवाद। सेंटर मास अच्छा लग रहा है कि डिफिकल्ट है? इजी है बहुत। इजी है ना। अब उसका यूज तो देखोगे अगले क्लास न्यूमेरिकल देंगे ना, तब समझ में आएगा कितना दिमाग लगाना पड़ता है सारा कंसेप्ट को यूज करके। सर आज जो समझा वो बचपन से वो
बता रहे थे पर ये रूलर को ऐसे हाथ में लटकाना एंड ऑल, वो इरेजर को ऐसे स्टैंड करके रूलर कैसे मोड़ क्वेश्चन है जानते हो, क्वेश्चन बताएंगे तुम्हारा धुआं निकल जाएगा। देखो ये एक यूनिफॉर्म बार है, इसकी बार ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। अगर अकेला होता तो शायद इस पॉइंट में कहीं होता सेंटर मास। अभी सेंटर इधर कुछ लगा हुआ है, कहाँ है सेंटर मास? यहाँ पे है कि नहीं? इसलिए देखो इधर डंडा लंबा है, इधर छोटा है। ये पॉइंट को लोकेट कर दिए, ये पॉइंट में हुआ सेंटर मास। चलो यहाँ पर मार्क लगा देते। अब ये दोनों उंगली को पास लाओ, दोनों उंगली को पास ला के मिलाना है। देखो कि बोथ द फिंगर्स विल ऑलवेज मीट एट द सेम पॉइंट, जहाँ पर सेंटर मास था। कोशिश करके लाओ, तो दूसरी जगह मिलाने की कोशिश करो। ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज, यू कैन नॉट। ये देखो ये उंगली मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे पास आने लगा फिर ये भी चलने लगा। अब बोलो नहीं सर आप खुद चलाते, मैं नहीं चलाऊंगा, तुम एक उंगली रखो, हम एक उंगली रखते हैं। मूव करके देखो, विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास। ऐसे करो बेटा, ऐसे करो। लाओ हाथ को मेरे पास, लाओ लाओ लाओ, ब्रिंग इट क्लोज। मेरा हाथ और छोटी तेरा है। हाथ पहुंच नहीं रहा। हाँ मेरा हाथ छोटी है, देखो तेरा हाथ छोटा है, स्वेटी है, मतलब लाइक स्वीटी। अच्छा हाँ हाँ, लाओ वो लाइक लाओ, विल बी मीटिंग एट द सेंटर ऑफ मास। जैसे हम दोनों का उंगली मिले गिरती ज्यादा वाइब्रेशन करते आ गया, सेंटर मास में बैलेंस हो गया ऑलमोस्ट। ऐसे ऐसे झटके चला रहा था तो इससे गड़बड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। कितनी कंसेप्ट है इसके पीछे। दोनों उंगली को लाओ तो विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास। तो हाई लेवल को समझने के लिए चीजों, फंडामेंटल चीजों को तो समझना चाहिए, है कि नहीं? यस। चलो आज की कहानी खत्म। सर आप बोले थे कि बॉल को दूर रख के पकड़ेंगे तो ज्यादा तो मतलब खड़ाएंगे ना, वो इसी में मोमेंट ऑफ फोर्स। तुम लोग भी 9 क्लास वाले इधर, कौन को 9 क्लास वाला खड़ा रहते इधर? हाँ तुम लोगों को, उन लोगों का ग्रुप का वो टाइमिंग फ्री है क्या? मैं जैसे पूछ रहा था उन लोगों का सैटरडे को 4:30 बजे और फ्री तो क्या? मैं तो कुछ उन लोगों का भी अभी कोर्स खत्म हो रहा है और 2 क्लास में, तो फिर उनको कुछ नई चीजें पढ़ाएंगे। उन लोग रहते तो पढ़ ले, मतलब हफ्ते में 4 क्लास आना पड़ता, मुश्किल हो जाए। अगले साल देखिए, अगले साल पढ़ोगे ऐसे आलतू फालतू चीजें। दिल कर रहा है क्या बोल रहा है? बोर्ड क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं समझ में नहीं आया। अगले साल मेरे पास ऐसे आलतू फालतू चीजें पढ़ोगे कि खाली बोर्ड के लिए पढ़ोगे? दोनों पढ़ोगे ना, क्योंकि बोर्ड का चीजें तो हो जाएगा। अभी जैसे तुम लोगों का 9 का सारा चीज हो जाएगा तो 10 का भी चीजें हो जाएगा। जाओ जाओ बाओ, जाओ जाओ बाओ, जाओ जाओ। पापा पूछ रहे थे बुक आ गया था सर, कौन सा बुक? ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। अभी एक कोई ले लिया, तू ले लेना। हाँ सर सर वो मैं कोलकाता जा रही हूँ तो आप ले सकते हो, अमेज़न से भी ले सकते हो, मेगा स्टडी पैकेज। फोटो देना बेटा, फोटो भेज देना तो बुक का ठीक है सर। ग्रुप में। ठीक है सर। हाँ बुक भेज। मेरे पास 3-4 ठो है, लेकिन कौन कौन से ले लिया इशू करके 3-4 ठो पड़ा है मेरे पास। हाँ लेकिन 3-4 ठो था, मैं देख के देता हूँ। नहीं तो बेटा थोड़ा तेरे पास जो वाला है उसका फोटो भेज देना। यस कवर पेज का फोटो भेज दो, अमेज़न में तुरंत मिल जाएगा। सर अंदर का भी एक बार प्राइस का भेज दो। प्राइस का हाँ भेज सकते हो, अमेज़न में मिल जाएगा। तो पापा पूछ रहे थे कुछ लाइक वो बोले, पापा बोले थे नया वर्जन ले लेना तो। नहीं नया वर्जन वही रहता है उसका, कुछ नहीं बदलता। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलो चलो, सेंटर ऑफ मास। सर संडे को जल्दी आ सकता हूँ? संडे को तो मतलब उससे पहले, हाँ सर, अगर सुबह में हो पाया या तो। लेकिन मेरा क्लास तो है ना यहाँ पर, मैं समय नहीं दूंगा, तुम आ सकते हो, आके बैठ के पढ़ सकते हो। जैसे अपथ्रस्ट वाला एक बार चैप्टर में कुछ चीजें आपसे पूछना था। अभी तुरंत इसके बाद अपने तो अपथ्रस्ट पढ़ा देते। मैं सेंटर मास स्टार्ट किया तो कहोगे तो इसको सेंटर मास को खत्म करके न्यूटन लॉ से पहले अपथ्रस्ट पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, न्यूटन लॉ भी चल रहा है तो एक साल मतलब रिदम हो गया है तो फिर न्यूटन नहीं कहोगे तो न्यूटन लॉ पढ़ा लेंगे, तो न्यूटन लॉ पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 4-5 क्लास चाहिए। 4-5 क्लास मतलब 15-20 दिन का। उसके बाद अपथ्रस्ट को अपथ्रस्ट पढ़ा देंगे पहले, और या फिर न्यूटन लॉ स्टार्ट करने से पहले अपथ्रस्ट पढ़ा के फिर इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट लॉ में करेंगे बहुत सारा चीज, सेकंड लॉ करेंगे, थर्ड लॉ करेंगे,
वो सब वैरायटी की क्वेश्चन। सर अपथ्रस्ट के रिलेटेड वीडियोस हैं आपका पुराना लास्ट ईयर का वीडियो है, चाहो तो दे देंगे। सब भेज दे दीजिए मैं थोड़ा सा। हाँ स्कूल में क्या एग्जाम नहीं नहीं एग्जैक्ट अभी नहीं है सर, पढ़ाएंगे तो हम सारा वीडियो तो लास्ट ईयर उन लोगों का पढ़ा है, पढ़ना चाहो तो दे सकते हैं। सर दे दीजिए सर, वो प्लेलिस्ट शेयर करिए आपके पास। ऐसा प्लेलिस्ट तो नहीं है, वो वीडियो को चुन चुन के देना पड़ेगा। अच्छा। मतलब वो खाली फाउंडेशन ग्रुप करके एक प्लेलिस्ट होगा, अच्छा सर। उसको अगर दे देंगे चुन चुन के पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, पढ़ने में इतना मजा नहीं आता है। सर बस ऐसे ऊपर से समझ जाएंगे टॉपिक क्या है। अपथ्रस्ट हाँ बेसिकली सर उतना अच्छे से हुआ नहीं था सर इस बार, इसलिए एग्जाम में भी थोड़ा सा मतलब बेसिक्स के साथ बेसिक्स का भी दिक्कत आया। फंडामेंटल चीज़ समझे नहीं, अपथ्रस्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज अपथ्रस्ट, व्हाट इज अपथ्रस्ट कोई नहीं है टर्म, इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, बुआयांट फोर्स, व्हाट इज बुआयांट फोर्स। टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं ना, क्या करेंगे स्कूल में, तो डिटेल्स में नहीं बताते। हम अभी सेंट्रल मास क्यों पढ़ा रहे थे तुमको, क्योंकि मुझे न्यूटन लॉ पढ़ाना है। टीचर को पूछो तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कोई बम रखा है थोड़ा सा आग लगा दी, इजी द फोर्स नहीं, घूम करके उड़ जाए, बताओ कैसे हो, फोर्स तो दिए नहीं। कोई बॉल रखे हैं, उसके अंदर कोई कीड़ा रख देंगे, कीड़ा अगर बॉल के अंदर चलेगा तो बॉल रोल करेगा, इट इज गिविंग इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई डंडा रखा है, इसमें ऊपर दो फोर्स दिए, नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो, क्या ये रेस्ट में रहेगा? तो फिर न्यूटन पगला गए थे क्या, सब बोल रहे थे, हम लोग यही समझ के बैठे हैं यहाँ से, और टीचर भी समझाते हैं, हम भी समझते हैं, वही सिलसिला चले जा रहा है सालों से। तब समझ में आएगा कि न्यूटन क्या बोल रहे थे, जो गलत इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा था ना, स्टेटमेंट बीइंग सेम, इंटरप्रिटेशंस में भी डिफरेंट, हाउ यू अंडरस्टैंड, तभी ना प्योर साइंस आता है। इसलिए हम लोग इतना सारा पढ़े लिखे होने के बावजूद कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलता, क्योंकि जो पढ़े कुछ काम का नहीं है ना। हर इंटरसेस में पता ही चलता है क्या हो रहा है। सोचो तो जैसे वो टी वाला क्वेश्चन की, वो टी वाला क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से इसे पुश करके, मिड पॉइंट से पुश करके लोगे आगे, क्या होगा, वो ऐसे बेंड हो जाएगा आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास है ऊपर की तरफ, उधर से आ रहा है सूडो फोर्स, तो इधर से कोई सूडो फोर्स दे रहा है, इधर दे रहा है, ऐसे घूम जाएगा, और इससे ऊपर पुश करोगे तो ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि वो इधर को दे रहा है, वो इधर को दे रहा है। क्वेश्चन आया था जेईई में, एग्जैक्टली कहाँ पे देंगे कि सीधा चलेगा, कुछ नीचे से कितने ऊपर एक फोर्स देंगे तो ये सीधा ऐसे चलेगा, सेंटर ऑफ मास, तो समझना है तो घूमेगा नहीं, सीधा सीधा चलेगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। बताओ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि घूम क्यों जाता है, सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट, सूडो फोर्स कहाँ पे आता है, उसको काउंटर करने के लिए उसी के लाइन ऑफ एक्शन में देना है, तो सेंटर मास में देना है, तब वो सीधा चलेगा। तो जहाँ पे सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है वही सेंटर ऑफ मास है। हाँ, कि बिकॉज़ इट एक्ट्स एज सूडो फोर्स, सेंटर मास है। यहाँ इस तरफ जहाँ पे फोर्स पड़ना है एग्जैक्टली उसी के ऑपोजिट सूडो फोर्स भी होगा। नहीं, ऑपोजिट होगा सूडो फोर्स, लेकिन कहाँ पे होगा, सेम लाइन पे नहीं होगा, ये टी रखा हुआ, मैं इधर होगा तो सूडो फोर्स यहाँ पे होगा क्या, नहीं, सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास में होगा। समझ लो ना, कॉन्सेप्चुअली जाने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। कूद गया क्या ऊपर से, वो जो भी कहता पागल, कुछ भी कर लेगी। ठीक है, हाँ ठीक है सर, संडे के Thank लिए you, sir. वेलकम 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 वेलकम। कहाँ गया सेंटर ऑफ मास, रिदम क्लास 8 वालों का। तो वीडियो एक बार भेज दीजिएगा। हाँ, नहीं भेजा तो बोल देना। ओके सर।